हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं अर्चना आज आपके सामने एक ऐसे राइटर की कहानी लेके आई हूँ जो जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं और उनको आप सब जानते हैं। हम सब उनकी कहानियाँ पढ़ के बड़े हुए हैं। तो गाइस, आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी आपके सामने लेके आई हूँ। आपको अपने अंदाज़ में सुनाऊँगी। और गाइस, अगर प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं ऐसी ही फेमस कहानियाँ आपके सामने लेके आऊँ। और शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि मुझे मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगी। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी आपको सुनाते हैं जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के ज़मींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन्य धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पे कभी हाथी भी झूमा करते थे। अब उस जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर भी नहीं बचे थे, लेकिन वो दूध काफ़ी दिया करती क्योंकि एक न एक दिन आदमी हांडी लिए उसके सर पे सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक भी न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीखंड सिंह था। उसने बहुत दिनों परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध सुबह उठ के पी जाता था। श्रीखंड जी की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नित्यप्रिय गुणों को उन्होंने एक बीए 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था। इन दोनों अक्षरों उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कीर्तिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रातः खरल और सुरीली कर्म मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीखंड इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वो बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में समर्पित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र पे ले लेते। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता हुआ करते थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का एक गुणवान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के वो तो एक पात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वे जाति और देश दोनों को लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु ही संकोच न करती। स्वयं उनकी पत्नी ही इस विषय में उनसे विरोध था। ये इसलिए नहीं कि वो उसे अपने सास ससुर या देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरस देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि हम अपनी खिचड़ी अलग ही पकाएं। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत से ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बकरी, शिकरे
झाड़ फानूस, आनरेसी, मजिस्ट्रेट और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, यही सब विद्वान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुईं और देवयोग से सब के सब जीवित रह गई। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह 3 खोल कर किए, पर 15-20 हज़ार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करूं। न तो यही चाहते हैं कि ऋण का बोझ पड़े और न ही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीखंड उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पे रिझ गए और धूमधाम से श्रीखंड जी की आनंदी के साथ ब्याह कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम से उसने बचपन से की आदत पड़ी हुई थी, वे यहाँ नामपात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी पिलपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न ज़मीन पर फर्श, न दीवार पे तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का एक मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नए अवस्था में अनुकूल बना लिया था, मानो उससे विलास के समान कभी देखे ही न हो। दोस्तों, आई होप आपको कहानी अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इससे मुझे अच्छा लगता है। और चलिए देर न करते हुए आगे की कहानी आपको सुनाते हैं कुछ इस अंदाज में। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए आया और भावस से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। वह अब नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी, किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहार खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी बोला, जोर से चिल्ला के बोला, अभी परसों ही घी आया था, इतना जल्दी ख़त्म हो गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रह गया, बस वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल से जल उठती है, उसी तरह धूषा में बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पे तिलक उठ जाता है। लाल बिहारी को भावस की ये चिट्ठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोल, मायके में तो चाहे जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्रियाँ गालियाँ सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मायके की निंदा उससे कभी नहीं सही जाती है। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना ही घी नित्य नाई कहार खा जाते थे। लाल बिहारी जल उठ गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता जीभ पकड़ के खींच लूँ। आनंदी को क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अपड़ उछड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब भी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठा के आनंदी की ओर जोर से फेंका और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपते हुए अपने कमरे में जाकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस
मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता था। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीखंड सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे। कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। वे वार्तालाप 10 बजे तक रात होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुध ही भूल जाते थे। श्रीखंड को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 3 घंटे आनंदी के बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया और पंचायत उठी, एकांत हुआ। तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि वो मुंह संभाल के बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि वो मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी वे बड़े घर की बेटी हैं, तो हम भी कोई कुर्मी कहार तो नहीं हैं? श्रीखंड ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूँ तो आप ही अब उलझ पड़े। मौके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीखंड खा पीकर आनंदी के पास गए और भरी बैठी हर हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीखंड बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या ये उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। सुलसुलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाए है उसे पाऊँ तो मुँह झुलस दूँ। श्रीखंड, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ? ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसकी चपरासीगिरी करने का भी सहू नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूँ अकड़ता है। श्रीखंड, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वे सब मैंने मांस में डाल दिए। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके पे बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रह गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहाँ खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्याय ने मुझ पे खड़ाऊ फेंक के मारा। यदि हाथ न रोकी तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सब सच है या झूठ है? श्रीखंड की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का ये साहस? स्त्रियाँ? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू तो उनके पलकों पे रहते हैं। श्रीखंड बड़े धैर्यवान और सत्पुरुष थे। उनकी कदाचित भी कभी क्रोध आता। स्त्रियों के आंसू पुरुषों को क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देती हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब घर में मेरा निभाना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीखंड ने कितनी ही बार अपने भाई और मित्रों को आड़े हाथों में लिया, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीखंड, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिसको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वो उनके सिर पे चढ़ते हैं और दूसरों को नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पे खड़ाऊ और जूते की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक
मैं सह सकता हूँ, किंतु ये कदापि नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और दम न लूँ। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीखंड सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अकबक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो कर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीखंड, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री के मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप सच मानिए, ऐसे मेरे लिए ये पूरे कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह के गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो तो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीखंड, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे, श्रीखंड जी नहीं, उनकी क्रूरता और अभिवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें वहां हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति और मन ही मन जलते थे। वो कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वो दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वो किताबें का कीड़ा है, और बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। ये उनकी मूर्खता है। इन महाभुनाओं के शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। परंतु कोमल शब्दों से बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे। अब तुम लड़के से अपराध हो गया है, इलाहाबाद का अनुभव सहित चला हुए ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डेबिटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों से उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलट दी वे समझ ही न पाया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की तरह बात नहीं करते। ये बेसमझ लड़का है, इससे कुछ भूल हो गई तो उसे तुम्हें बड़े होकर क्षमा करना पड़ेगा। श्रीकंठ, उसकी ये दृढ़ता को मैं कदापि नहीं सह सकता। यहाँ तो वह घर में रहेगा या तो मैं घर में रहूँगा। आपको यदि अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार अब संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उसको कहिए कि यहाँ से चला जाए, ये मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़े बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पे बैठ जाए, हुक्का भी पी ले या खाना खा ले। बाप का भी इतना मान सम्मान न करता। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे लुढ़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था तो उन्होंने पुलकित होकर आंकड़े में
अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट के रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती उखड़ती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उसके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी उनसे सामने कैसे उठेगी। मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने ऐसी निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो उसको इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। फिर रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई ये समझ न सके कि वो रोया था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ मुझे क्षमा करना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीखंड सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन से पछता रही थी कि वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इतना तनिक भी ध्यान न था कि वो बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति को सुलझा रही थी कि इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो मैं क्या करूँगी। इस बीच जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पे खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे कुछ अपराध हुआ, क्षमा करना, तो उसका रहस्य क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल के उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है। श्रीखंड को देख कर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हुए रो रहे हैं। श्रीखंड, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगी, मैंने कहा कि ये झगड़ा उठाया। श्रीखंड, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गलती फील हो रही है। ऐसा न हो कि कहीं चल दें। श्रीखंड न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर देखा और आंखों से आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम्हें लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देखकर कहती हूँ कि तुम्हारे ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीखंड का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट के रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए
कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे वो सहज स्वीकार करूंगा। श्रीखंड ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर से ऐसा अवसर न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना देती हैं। गांव में जिसने ये वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों की आनंदित से उदारता को सहारा। घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो दोस्तों आपने ये कहानी सुना। आई होप गाइस आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे और भी कहानियाँ आपके सामने लाने में मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और जल्दी आपके सामने अच्छी अच्छी कहानियाँ अच्छे राइटर्स की लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ दोस्तों अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बस बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।